वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत एक सवाल मैंने छोड़ा था डॉक्टर साहब जी जवाब दीजिए आप। देखिए मोहतरम, बात ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि 1980 से 2018 तक पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था औसत वो 4.75 था, जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है। इस हुकूमत के दौर में आके ये 3.3 आ गया था पिछले साल, और इस साल कोरोना से पहले जो प्रोजेक्शन थी वो 2.4 थी। और जो आलमी बैंक के जुमले थे वो मैं आपको बता दूं, वो ये थे कि पाकिस्तान की शरह नमू 2020 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव से कम रहेगी। और हम कहते हैं साडा कोई जोड़ नहीं आएगा। अरे भाई, यहाँ पर सीपैक यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, और मालदीव, श्रीलंका, तो आखिर सोचना तो चाहिए। और आप दावे कर रहे हैं कि जी हमारी मैशत संभल गई। मेरा कहना ये सच का सामना करें, किसी दिन बैठ जाएं कि जो कुछ होना था हो गया, आज मैंने वजू कर लिया है, आज मैं इंसाफ से इस मुल्क को चलाऊंगा। अगर मैंने कोई कौम से वायदा किया था तो उसको 50% तो पूरा करूंगा। इस हुकूमत ने अपने जो आम वायदे थे इंतखाबात से कुछ पहले और इंतखाबात के बाद जो किए थे, इलेक्शन जीतने के बाद, उनमें से आम से 100% उल्टा किया है। सबसे ज़्यादा जोर था, आपने देखा, तालीम और सेहत पर। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे अस्पतालों की हालत ये है कि कोरोना के मरीज आए तो पुराने मरीजों को उन्होंने कहा जी अब आप घर जाओ, यहाँ जगह नहीं है। 2 करोड़ 30 लाख यानी 23 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो हमने इस साल, इमरान खान साहब ने, तमाम सूबों ने अपने मंशूबे जो तय था उससे 1600 अरब रुपया तालीम और सेहत में कटौती कर दी कोरोना से पहले। अब मुझे बताइए कि 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अस्पतालों की हालत ख़राब है। फिर आपने तामीरी कहा जी लोगों को मकान बनाओगे और काला धन लगा दो। अरे खुदा के लिए, आपको अगर मकान मत बनाओ, पहले आप 2-2 कमरे के स्कूल बनाओ। हम जब पाकिस्तान आए थे हमने देखा 2 छोटे-छोटे स्कूल होते थे जी और हाँ, छोटे-छोटे बिल्कुल। डिस्पेंसरियां होती थी। अब हर आदमी तो जिना सिविल नहीं जाएगा ना, तो आप शहरों में दूसरी जगह पर 2 कमरों के स्कूल बनाइए। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी को खोलना ही था तो आप स्कूल बनाइए। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप बनाइए जो है डिस्पेंसरी। हमारा एक मेडिकल ऑफिसर बैठा हो, एक खातून मेडिकल ऑफिसर बैठी हो, एक छोटा नर्स, एक कंपाउंडर, वो करेंगे सारा काम। उसके डॉक्टर साहब बात ये है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं ना कि हालात को संभालें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आईएमएफ की डिक्टेशन आप लेंगे तो आपके तो हाथ बंद जाते हैं ना। आप इजाजत दे दें, मेहरबानी करें मेरे हाल पर। मैं आपको हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं कि ये झूठ है। मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ कोर्ट पर, और मैं मिनिस्टर के सामने कहा, आपको मुझे मेरे सामने बात कर ले। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे। आईएमएफ आपसे क्या कहता है मैं बता दूँ। आईएमएफ ये कहता है कि आपका जो बजट खसारा है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, उसका फ़र्क को कम करें, सिर्फ इतना कहते हैं। तो ये आईएमएफ से कहते हैं जी बात आपकी सही है, मगर हम तो हर आदमी पे तो टैक्स नहीं लगा सकते ना, जो ताकतवर लोग हैं लेकिन उन। डॉक्टर साहब ये नहीं कहते वो कि यूटिलिटीज के आप और रेट बढ़ाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे तो बता ये रहा हूँ, फिर मैं तो नहीं, ये मैं अखबारों में जो रिपोर्टिंग होती है सब गलत होती है। नहीं, वो नहीं, वो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। आप मेरे, मैंने उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो देखे हैं, उनकी तकरीरें देखी हैं, उनके साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया पर, वॉइस ऑफ अमेरिका पर बैठा हूँ, बीबीसी पे बैठा हूँ। वो ये कहते हैं कि आप बजट खसारे को कम करें। वो उसका तरीका ये है कि इनकम आप अपनी बढ़ा लें। तो ये कहते हैं देखिए इनकम हम हर आदमी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, एग्रीकल्चर पर नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी पर नहीं लगाएंगे, हम टैक्स चौकड़ी रोकना नहीं चाहते, हम एमनेस्टी भी देंगे। तो फिर वो कहते हैं खर्चा कैसे कम होगा, बजट खसारा कैसे कम हो। कह जी बिजली के नर्ख बढ़ा देते, कह जी फिर वो यहाँ आपका काम है। बजट हम यहाँ डॉक्टर साहब बजट खजाना तो वैसे भी नहीं कम हो सकता। अगर आप इन लोगों की तनख्वाहें देखें जो कारपोरेशन में बैठे हुए हैं, मिलियंस में तनख्वाहें हैं, काम धंधा कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। नहीं, बजट खसारा फिर भी देखिए, इमरान खान साहब को अगर आपको याद हो, उन्होंने ये कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब कोरोना से पहले तो इस साल जो हमारा टारगेट था, जो कि कितना वसूल होगा, वो था 3900 अरब रुपया। तो 8,000 का तो उन्होंने वायदा किया था कोरोना से पहले। अब मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये खेल कुछ और है। मैं आपको बता दूँ, ये सूबे भी टैक्स नहीं लगा रहे, वफाक भी नहीं लगा रहा, और एमनेस्टी भी दे रहे हैं। तो टैक्स कहाँ से आएगा। हुआ खेल इस वक्त ये हो रहा है कि आईएमएफ को एक लेटर लिखा गया था पिछली हुकूमत के दौर में कि हम ज़राअत पे टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। आईएमएफ वालों ने ये लेटर रिलीज कर दिया। तो मैंने तो इनके साथ बात की है ना, वो ये कहते हैं भाई हम तो, अगर आप ये कहते हैं आवाम से हम बिजली के तो नर्ख बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट मैनेज आवर ओन अफेयर्स। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें अपने मुल्क के अंदर जो टैक्सेबल लोग हैं, और अगर हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो फिर
मतलब ये है कि then this is all collapse, we are heading towards a failed state. नहीं, मैं आपसे पहले एक बात बता दूं, हिलरी क्लिंटन ने ये कहा कि पाकिस्तान आके कहा कि हमारे टैक्स पाने वाले एतराज करते हैं कि जो मुल्क अपने यहाँ टैक्स चोरी करा रहा है उसको क्यों इमदाद दे रहे हैं। तो फिर मैंने उसको जवाब लिखा था कि जनाब हमारे लोग भी तो एतराज़ करते हैं कि उन लोगों के लिए वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं जो हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करते हैं। बात यह है कि ये जो आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, अब मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। कानून ये बना था अगस्त में, पिछली बात को मैं तो छोड़ दें, कानून अगस्त में जुलाई में ये तय था कि जो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिनकी तफसीलात एसेट्स नाजायज़ की हुकूमत के पास है, जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, यानी प्रॉपर्टी हैं, गाड़ियाँ हैं, बैंक डिपॉजिट है, वो सब हुकूमत के पास पड़े हैं, उसका कानून ये था वो हम जब्त कर लेंगे। आपने अभी कहा आपको लेटर लिखना है जो है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करो, इसको पैसा दे दो, ये बैंक से कहें कि इस आदमी ने 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है इसके पास, इसने दिखाया 10,000, बाकी पे टैक्स काट लें। तो मैंने एक फिगर निकाल के दी कि 900 अरब रुपया उस कानून के तहत मिल सकता था अगस्त से अब तक, अगर हुकूमत चाहती। कानून मौजूद था, लेकिन उन्होंने उन 900 अरब को नहीं लेना चाहते, ताकतवर तबकों से पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, जीएसटी बढ़ाया। हमारे यहाँ ये है कि कई सौ अरब रुपए हर साल अमीर से गरीब की तरफ मुंतकिल होता है हुकूमत की पॉलिसियों का। यह है इंटेलेक्चुअल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन। एक और मैं फिगर दूं तो लोगों की नींद नहीं अगर उठती तो उनकी मुहब्बे वतनी पे शक है। पाकिस्तान में जो दाखिली बचतें थी वो थी 18% ऑफ जीडीपी का 2002 में। कायदे-ए-आज़म कहते थे कि मुसलमानों को चाहिए बचत करें, तो 18% जीडीपी का था 2002 में, आज 4.6 है। इसका मतलब है इस साल हमने मुल्की बचतों में 5,500 अरब रुपया कम लिया है। 5,500 अरब रुपया ऑफिशियल फिगर में आपको दे रहा हूँ। अब सवाल ये है, वो फिगर किसी को नजर नहीं आती। टैक्सों में 4,000 अरब रुपए इकट्ठे नहीं कर रहे, वो नहीं नजर आती। 900 रुपए चोरी का पैसा नहीं ले रहे, जो प्रॉपर्टी एसेट्स मुल्क के अंदर मौजूद है, और आप कहते हैं हमारी मजबूरी है। नहीं, ये आप सोचे ना, जो मैं फिगर दे रहा हूँ 900 अरब नहीं लिया, कानून था कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, उसने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। 14 टैक्स एमनेस्टी आई है, दुनिया में किसी मुल्क में इतनी नहीं आई। आप उसके बाद भी उसको कहते हैं कि जी आप कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाए, हम नहीं पूछेंगे। आप अपने खुदकशियां कर रहे हैं ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। आपने जो बात की थी सोने पर तोलना कि हम अपना निज़ाम, ये निज़ाम ही करप्ट निज़ाम है, ये निज़ाम ही फ्यूडल का निज़ाम है, ये निज़ाम इख्तियार को तूल देने का है। ये चल क्यों रहा है कि अभी अमेरिका को हमारी ज़रूरत है इस खत्ते में। आपको पता है, मुझे, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। जब तक उनको हमारी ज़रूरत है वो पैसे दे के हमें सांस को जिंदा रखेंगे, उसके बाद फिर देखें अल्लाह ताला क्या करता है। अभी तो एक और ख़तरा आ गया है, मैं आपको बता दूं, यूएई और सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आती हैं हर साल। अब हमने उसको कहा था कि इसको आप ले जाएं इन्वेस्टमेंट में, वो नहीं ले जाते क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होती, वहां पूरा कर देते हैं। अब एक तो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, एक और खतरनाक बात हो गई जो लोगों को नहीं पता। बिल्कुल वापस आ रहे हैं जी। एक और ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। वो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि हम यूएई को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में। बोलिए, अगर सऊदी यूएई को टेरर फाइनेंसिंग में और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में 1 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो जो लोग आपके रेमिटेंस को क्या होगा, हमें परवाह ही नहीं है। अपनी तरंग में लगे तो चीनी का केस दबा दो, इसका दबा दो। अरे भाई, ये क्लाउड्स जो आ रहे हैं, काले बादल जो आ रहे हैं, उसको सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है। वो चोर है, उसको जेल भेज दो, उसको नैब को भेज दो। ये नहीं चलेगा भाई, इसको देखें ये यूएई क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के साथ हमारा क्या ताल्लुकात हैं, भारत हमारे खिलाफ क्या खेल कर रहा है। ये तो शुक्र करें कि चाइना खुद तैयार हो गया भाषा के लिए, पिछले जो तो ये आपकी गाड़ी चली है। मतलब ये है कि वी आर लैकिंग इन आवर विजन। बिल्कुल, हमें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और मैं डॉक्टर साहब आपसे एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाह रहा हूँ। आपने कहा तकरीबन 20 लाख हैं टैक्स पेयर्स, लेकिन उसमें से जो है हुआ ये था, इन्होंने ये शुरू किया था कि नहीं, मैं सिर्फ रफली फिगर चले 20 लाख है उसकी या 30 लाख है, हाँ उसको छोड़े। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 13.5 करोड़ जो है मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, वो सारा टैक्स कटता है वहाँ से, दे आर टैक्स पेयर्स। बिजली के बिल वाले टैक्स पेयर्स, टेलीफोन के बिल वाले टैक्स पेयर्स, गैस के बिल वाले टैक्स पेयर्स, पानी के देने वाले टैक्स पेयर। तो दिस टोटल रन्स इनटू करोड्स। तो ये जो 20 लाख की मिसनोमर है, इसको तो जरा क्लियर करें। ये तो सारे टैक्स दे रहे हैं, हर एक आदमी टैक्स दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं वो बहुत कम है, उसका नुकसान
बिजली के बिलों से, मोबाइल के बिलों से, ये टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो वो होता है कि अल्लाह ताला ने आपको 1 करोड़ की इनकम दी, उसमें आप लोग टैक्स इनकम टैक्स नहीं पब्लिक दे से रहे। आप टैक्स तो ले रहे हैं, नहीं देखें ये टैक्स है, वो कहते नहीं, हैं जनरल सेल गुजारिश सुन लेना, टैक्स, मैं बहुत आम बात, स्पेशल सर, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले। एडवांस टैक्स, वो टैक्स का नाम है। नहीं नहीं, टैक्स तो टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स, एक इनडायरेक्ट है। हो ये रहा है कि जो लोग की आमदनी ज्यादा है उनका टैक्स वो नहीं दे रहे, उसका नुकसान इन जो बेचारे फ्रंटियर से, पंजाब से कराची में नौकरी करने आए हुए हैं, उनकी फैमिली वहां पर है, उन्होंने उनको आप रगड़ रहे हैं। मेरा कहना ये इनकम टैक्स नहीं है, आप ये आवाम पर टैक्स है। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर टैक्स होता है। हमारे यहाँ जो जुल्म हो रहा है, मैं जो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है उनको चोरी करने दी जा रही है और उसका नुकसान आवाम पर टैक्स लगा के पूरा किया जा रहा है। इनकम टैक्स और आवाम के टैक्स में फर्क है। इनकम टैक्स का मतलब यह है कि अगर आपकी 10 करोड़ अल्लाह ने आमदनी दी, आप उस पर टैक्स लगा दें। लेकिन जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है, जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है, वो भी मोबाइल यूज करेगा तो उस पर भी टैक्स कट जाएगा। मैं इनकम टैक्स कर, और मेरा अंदाजा है कि 4,500 अरब रुपया साल हम कल वसूल कर रहे हैं। यही आपको आवाम को एजुकेट करना है, इनको पकड़ें। इसका बोझ जो है गरीबों पर जा रहा है, जो जुल्म है गरीबों के साथ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो 1.9 ट्रिलियन रुपीस का है, और पीटीआई जो है ये जब से आए इन्होंने 565 बिलियन रुपीस जो है ऐड किए हैं, और हर महीने सर्कुलर डेट जो है डॉक्टर साहब वो 21 बिलियन रुपीस का है। पीएसओ का भी 339 बिलियन रुपीस का पड़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है वो तो कर्जों के बोझ में इतना दब चुकी होगी कि वो नोट भी छापना शुरू करेंगे तो नोट पूरे नहीं पड़ सकते। इसको कैसे कम किया जा सकता है सर्कुलर डेट को? पहली चीज तो ये सवाल आप मुझसे ना करें, क्योंकि आप खुद लिखते रहे हैं इसके ऊपर। पीएसओ का सर्कुलर डेट पर जो आपने लिखा है वो जैसा पता है, मगर जो आपने दूसरा नुक्ता उठाया मैं उसको जरा सा बता दूं टाइम के। देखिए, जुमला में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट, इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है बाद में भी। वो ये है कि इस हुकूमत के दौर में फरवरी 2020 तक कितने 17-18 महीने हुए ना, इसमें कर्जों में इजाफा हुआ स्टेट बैंक के मुताबिक, वो लिख लें आप, 12,900 अरब रुपया का इजाफा हुआ इस हुकूमत के दौर में, 12,900 अरब रुपया, नंबर एक। इससे पिछले जो 10 साल थे उसमें इजाफा हुआ था 2,300 अरब रुपया साल, जिसकी तहकीकात करने की बात हो रही है। 2,300 अरब रुपया 5 साल का, 10 साल का, 10 साल का। अच्छा, दोनों हुकूमतों को ले लो। फिर ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई। अभी खतरनाक नहीं है, अब बता रहा हूँ क्या है। 10 साल का एवरेज था 2,300 अरब रुपया सालाना। ये जिम्मेदारी मेरी है करेक्टर्स की, और इनके दौर में अब तक हो चुका है फरवरी तक 12,900 अरब रुपया। एक तीसरी फिगर खौफनाक है, आज़ादी मिली उसके बाद 30 जून 2011 की आप इस की रिपोर्ट निकालिए। 30 जून 2011, पाकिस्तान की आज़ादी को अल्हम्दुलिल्लाह 61 बरस हो चुके थे, 64 बरस। 64 बरस में जो कर्जे आउटस्टैंड कर रहे थे 30 जून 2011 को, वो थे 12,500 अरब, और इसके दौर में जो इजाफा हुआ है वो 12,900 अरब करोड़। अब इस लोगों को होश नहीं है और ये कहते हैं जी पहले तबाह होगा। पहले तबाह हो गए, किसने कहा नहीं हुए? मगर आप अपना तो बताएं, वो तो तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। मेरी परेशानी ये है, सर्कुलर डेट का तो ये करेंगे कि सूक बॉन्ड इशू कर देंगे, कर्जे ले लेंगे, तो ये फैसला हो चुका है। एक सूक बॉन्ड इशू करते हैं जो इस्लामी बॉन्ड है और होता है सूद के ऊपर है, उससे कर्जा लेंगे, उसका मुनाफे की शरह ज्यादा होगी, उससे ये कर देंगे, वो कर्जा फिर बढ़ जाएगा, वो फिर आपको हमारी नस्लों को देना होगा। जब तक अफगानिस्तान का मसला है, दूसरे मसले हैं, ये आपको मिलता रहेगा, ये गाड़ी चलती रहेगी। उस वक्त तक अगर आपने लोगों को तैयार नहीं किया, होश नहीं दिलाया, तो फिर खुदा न खास्ता मुश्किल आएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चूँकि हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने खुल के बातें की हैं और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर रोशनी डाली है, और चूँकि ये माहिर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ये अखबारात में भी लिखते रहते हैं, सेमिनार्स में भी तकरीरें करते रहते हैं, तो वैसे ये एक बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि ठीक है मुश्किल वक्त है, हालात ख़राब हैं और लोगों को ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, गुर्बत भी बहुत है, लेकिन ही इज़ वेरी होपफुल एंड ही इज़ कन्विंस्ड इन हिज माइंड दैट आफ्टर ईद थिंग्स विल इम्प्रूव
और ये जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, जिससे कि सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, मतवसत तबका भी परेशान है, गरीब तो है ही परेशान। तो ये मतलब इनकी ये सोच है कि इंशाल्लाह ये दिन बेहतर आएंगे। और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेहतर नहीं होंगी, उनको हम सही तरीके से नहीं चलाएंगे, और ये जो इलीट है, अशराफिया है, इनके गिरद घेरा तंग नहीं करेंगे, इनसे हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे, तो हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। क्योंकि हम जब तक डेफिसिट बजट बनाते रहेंगे तो मुल्क के हालात जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकते। कहते हैं जी हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तकरीर जुमला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी जो है वो सिर्फ गरीबों से मांगी जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो ये लोग मतलब लूट मार की हुई है, जो पैसा हमारा चोरी करके गया हुआ है, अगर इसमें से कुछ वापस आ जाता है तो अच्छा है, वरना देयर इज़ डेफिनेट रिक्वायरमेंट टू अमेंड द लॉज, टू अमेंड द प्रोसीजर्स, कि जो करप्शन डॉक्यूमेंटेड हो उसके ऊपर केस न चलाएं खुदा के वास्ते, उसके ऊपर स्टेट वे चार्जशीट पकड़ाएं और अनाउंस कर दें पनिशमेंट। वो बंदा कह दे कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, कन्फिस्केट टू दी स्टेट, और जो उसको सज़ा देनी है कानून के अंदर दें। और ये आने वाले दिन जो हैं ज़रा मुश्किल हैं, इसलिए आवाम को भी चाहिए कि वो भी सब्र का दामन जो है वो पकड़ के रखें मजबूती से, एंड दे शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एज फार एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज कंसर्न। क्योंकि जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता। तो हम सिर्फ हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। क्रिटिसिज्म इज़ गुड थिंग, क्रिटिसिज्म होनी भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या गलतियां हो रही हैं। और हुक्मरानों के लिए होता है क्रिटिसिज्म, लेकिन अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करते तो उसका तो कोई हमारे पास हल नहीं है। मशवरे देने वाले तो बहुत बैठे हैं, अपना भी ख्याल रखें और पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।